हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बुक आपकी हिस्ट्री जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 सेशन 2025-26 के हिसाब से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको काफ़ी ही आसान भाषा में ये चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो मैं चाहूँगा वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत ही आसानी से ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको ये चित्र दिख रहा है जो साइड में है, ये फ्रेडरिक सोरोव जो थे वे एक फ्रेंच चित्रकार थे, कलाकार थे। उन्होंने ही 1848 में चित्र बनाए और एक ऐसे दुनिया की कल्पना की जहाँ सभी जो देश हैं लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य हो। लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर एक तरीके से इलेक्शन वगैरह हो और वहाँ पर जो लोग हैं अपने मनपसंद की सरकार चुने और वही वहाँ पर रूल करे। एक चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सम्मान देते हुए जा रहे हैं और इस चित्र में एक हाथ में ज्ञान की मसाल यानी कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का चार्टर, यानी कि लोगों को नॉलेज भी मिलनी चाहिए। बेसिकली नॉलेज का यहाँ पर मतलब है कि सभी के सभी जो लोग हैं वो जागरूक हैं। और अधिकारों का चार्टर का मतलब ये है कि जितने भी लोग रहेंगे किसी भी देश में उन सभी के पास अपने अपने अधिकार होंगे। और नीचे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो नीचे ज़मीन पर टूटे पड़े हैं क्या, जंजीरें, जो कि वो जो इशारा करते हैं कि पहले मोनार्की रूल था उसको हटा करके अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाई जाएगी। इस चित्र में हर देश के लोग अलग अलग झंडे और पारंपरिक पोशाक में दिखाए गए हैं और ये दिखाता है कि हर देश की अपनी पहचान होती है। इस जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फिर अन्य और भी इसमें देश जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, रूस इत्यादि। ये सभी देश वही हैं जहाँ पर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी और यहाँ पर राजा का शासन था। और ऊपर अगर आप अगर आकाश में देख रहे हैं तो यहाँ पर ईसा मसीह, सेंट्स, फरिश्ते, ये सभी देश के जो भाईचारे की भावना को दर्शाता है। तो ये जो चित्र है ये सपना दिखाता है कि दुनिया का एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन लोकतंत्र और समानता ही सिर्फ दिखाई देगी इस पूरे के पूरे दुनिया में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ ही लिया होगा, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो 1789 की यानी कि 1789 की फ्रेंच क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। यानी कि पूरे के पूरे यूरोप में क्या हुआ था, जितने भी लोग थे उनके भीतर में राष्ट्रवाद की भावना आई थी। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का मतलब ये होता है कि जब आपको अपने देश से प्रेम हो, अपने देश को एक तरीके से सम्मान काफ़ी ज़्यादा देते हो, तो ये जो प्रेरणा थी एक तरीके से राष्ट्रवाद कहलाती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हुई थी। पहले जो सत्ता जो थी यहाँ पर वो राजा के पास थी, लेकिन अब यहाँ पर जो सत्ता थी वो किसके पास चली गई थी, जनता के पास चली गई थी। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और इस वजह से यहाँ पर दो नए विचार सामने आए थे, लापात्रे और ले सितियोन। लापात्रे का मतलब होता है पितृभूमि और ले सितियोन का मतलब होता है नागरिक। इनसे लोगों में देश को लेकर काफ़ी एकजुटता बढ़ गई थी। और साथ में ही फ्रांस में एक ट्राई कलर फ्लैग भी अपनाया गया था और शिक्षा को एक जैसा बनाया गया और पूरे के पूरे देश में फ्रेंच भाषा को पढ़ाया जाने लग गया। और इस तरीके से आप ये समझिए कि आपका जो फ्रांस था वहाँ पर लोकतंत्र एक अच्छे तरीके से आ गया था। लेकिन बाद में नेपोलियन आता है और उसने क्या किया कि लोकतंत्र को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो लोग अभी सत्ता में थे वो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जैसा हाल पहले था वही वाला हाल दोबारा हो गया। तो उसी को हटा करके नेपोलियन आया और उसने पूरे तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उसके आने के तुरंत बाद उसने नेपोलियनिक कोड यानी कि 1804 लेकर के आया, जिसमें कुछ बदलाव किए, जैसे कि जो पहले जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए, जो भी कानून थे वो सबके लिए समान कर दिए गए और साथ में जो संपत्ति का अधिकार था वो सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में हमने इतना ही जाना। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बना। तो पहले जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश आज की तरह नहीं थे, कई हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे तो वो सभी के सभी ना एक ही हिस्से में आते थे, वो अलग अलग देश नहीं थे। तो ये सब बटे हुए थे और इन सब पे अपना अपना अलग अलग राजा राज करता था। समाज में जो सबसे शक्तिशाली वर्ग थे वो अरिस्टोक्रेसी के थे। इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, सत्ता था, बहुत सारा सम्मान था। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, अमीर हैं तो सम्मान भी होगा, ज़मीन भी होगी और इनके पास पावर भी होगी। और बाकी आबादी के जो भी लोग थे वो क्या हुआ करते थे, किसान हुआ करते
करते थे, यानी कि एक तरफ राजा हैं और राजा तो कम ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, और ज़्यादा मात्रा में कौन होंगे, किसान होंगे, तो बाकी की जो आबादी थी वो किसानों की थी। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और इससे नया मध्यम वर्ग बना, जिससे मतलब मिडिल क्लास कहते हैं, और इसमें व्यापारी, उद्योगपति और पढ़े लिखे लोग जो थे वो आने मतलब स्टार्ट हो गए बनना एक तरीके से। और साथ ही एक और वर्ग बन गया जिसको हम बोलते हैं मजदूर वर्ग, और ये नए वर्ग अब बदलाव चाहते थे, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास था इसके पास थोड़ा सा नॉलेज आ गया, एक तरीके से जागरूकता आ गई, एनलाइटमेंट आ गई कि भाई हमारे को अधिकार मिलना चाहिए, हम गुलाम नहीं रहने चाहिए, और इसी की वजह से इनके अंदर ऐसा आया कि भाई हमें समानता, अधिकार और हमारा खुद का एक राष्ट्र होना चाहिए, है ना। और यहीं से आप समझिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का एक तरीके से उद्गम स्टार्ट हुआ। ओके, चलिए आप देखते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखिए लिबरल जो आप वर्ड देखते हैं, लिबरलिज्म का जो मतलब होता है वो एक मतलब होता है आज़ादी से, आज़ादी, क्योंकि ये जो शब्द है आपका ये लैटिन भाषा का शब्द है और लिबर से ये निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुक्त या फिर मुक्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर राजनीतिक रूप में इसका हम मतलब देखें तो कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, सभी को फ्रीडम टू स्पीच है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। यानी कि अगर आप लिबरलिज्म को देखें तो ये पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है कि भाई कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा, सबको बोलने की आज़ादी होगी और जो भी गवर्नमेंट होगी वो एक तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह होगी। जनता को जो भी दिक्कतें वगैरह होंगी, अगर जनता कोई सवाल भी करती है तो जनता का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती। लेकिन ये जो लिबरल वर्ड आया, एक तरीके से लिबरलिज्म आया बेसिकली, उसमें इन सब चीज़ों की डिमांड देखने को मिल गई थी। क्योंकि उस समय क्या था कि जो जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था और उन्हीं को ही चुनाव लड़ने का अधिकार था। और कुछ महिलाएं ऐसी थी, महिलाएं तो बेसिकली सारी की सारी, और बिना संपत्ति वाले पुरुष इससे बाहर थे, ना ही वो वोट दे सकते थे, ना ही चुनाव में खड़े हो सकते थे। व्यापार में भी बहुत सारी वहाँ पर बाधाएं थी, हर राज्य का अपना अपना टैरिफ था, अपनी अपनी अलग अलग करेंसी थी। और इसी को देखते हुए 1834 में जुल्वरीन नाम से एक कस्टम यूनियन बनाई। कस्टम यूनियन का मतलब एक समूह बनाया गया जो कि ये स्टार्ट किया प्रशिया ने, ठीक है। जो प्रशिया है ये भी यूरोप का ही एक हिस्सा हुआ करता था, अभी यहाँ पर अलग एक देश है। और प्रशिया ने ही जुल्वरीन एक कस्टम यूनियन की शुरुआत करी और इसने जर्मन राज्यों ने इसे अपना लिया। और इस यूनियन का सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई इसने क्या किया कि जो टैक्स सिस्टम था, जो भी टैक्स बैरियर थे, उसको हटा दिया और 30 से ज़्यादा मुद्राओं को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। यानी कि पहले बहुत सारी मुद्राएं हुआ करती अलग अलग क्षेत्र में, तो उन सभी को हटा करके भाई अब कह दिया कि भाई अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही मुद्राएं होंगी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर और भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़त मिली और जो लोग थे वो एकता के बारे में सोचने लगे, ठीक है। तो यही था आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब चलते हैं आगे। देखिए 1815 के बाद यूरोप में आई एक नई सोच जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं बेसिकली 1815 वही वाला समय है जिस समय उसको हरा दिया गया था, किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि वो धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप जीते जा रहा था और उसको हराने के लिए ही जो कंजर्वेटिव्स थे वो सभी एक साथ हुए थे। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो चाहते थे कि राजा, चर्च, सामाजिक श्रेणियाँ, जमींदारी और परिवार जैसी चीज़ें बनी रहें। यानी कि वो लोग जो पहले वाला सिस्टम चलता आ रहा था बेसिकली कि भाई अभिजात वर्ग रहेंगे और उनके नीचे किसान रहेंगे और साथ में जो भी सामाजिक श्रेणियाँ हैं, जिस तरीके से अभिजात वर्ग हैं, घुड़सवार हैं और किसान हैं, ये क्या है? एक सामाजिक श्रेणी है, ये बनी रहे एक तरीके से। ये कौन चाहता है? ये कंजर्वेटिव लोग चाहते हैं। लेकिन वे ये भी मानते थे कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सेना, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को आधुनिक करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तो लोग फिर से बगावत करेंगे और फिर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी हटाया जा चुका था, ठीक है। तो 1815 में वियना कांग्रेस में एक तरीके से सम्मेलन हुआ। वियना कांग्रेस बेसिकली एक सम्मेलन है जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि मिले और यूरोप का नक्शा दोबारा से बनाया गया, क्योंकि जो भी चीज़ें नेपोलियन ने जीती थी तो उसको हटाना था भाई और दोबारा से पहले वाला सिस्टम लाना था। तो नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से यहाँ पर सत्ता दी गई, क्योंकि उसी डायनेस्टी को नेपोलियन ने हटा करके अपने आप को काबिज किया था। तो फ्रांस पर वापस कौन आ गया भाई? बर्बन डायनेस्टी आ गई, ठीक है। और उसने जो भी इलाके जीते थे, किसने? नेपोलियन ने, वो सभी उससे छीन लिए गए। और एक चीज़ और हुई कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इस नए सिस्टम से खुश नहीं थे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इतनी मुश्किल से सब चीज़ें आई थी और वापस से छीन ली गई। और वो खुश इसलिए भी नहीं थे क्योंकि जो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो हटा दिया गया था, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी वो भी हटा दी गई थी, और जो लोकतंत्र था, नॉर्मल सी बात है, वो भी हटा दिया गया था। क्योंकि स्टार्टिंग में लोकतंत्र आया, बट 1815 के बाद जैसे ही वियना
ट्रीटी ने बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी इन लोगों ने मिलकर जैसे ही किसको हराया, नेपोलियन को हराया, उन्होंने नेपोलियन को हराते ही उसे कहीं और बाहर भेज दिया और बाहर भेजने के तुरंत बाद क्या किया, वापस से वो सभी चीज़ें वहाँ पर दोबारा से ला दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने देखा कि 1815 में ये सब चीज़ें हुई, तो 1815 के बाद यूरोप में बदलाव की सोच रखने वाले जो लोग थे गुप्त समाज बनाने लगे। मतलब गुप्त समाज का मतलब पर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे और इनका एक ही उद्देश्य था कि भाई जो भी मोनार्की सिस्टम है उसको हमें हटाना चाहिए और लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र वापस से देना चाहिए। ठीक है, और एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए जिसको बोला जाता है जेसुप्पे मज़ीनी, जिसका नाम आप आगे सुनेंगे, जिन्होंने इटली को एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। तो इन्होंने दो अलग अलग संगठन बनाए, दो गुप्त संगठन बनाए। एक बनाया यंग इटाली मोरसोई में और एक बनाया यंग यूरोप जो कि बना आपका बर्न में। बर्न जो आपका है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, जो यंग यूरोप है इसमें कई देशों के युवा शामिल थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के। ये सभी किस लिए शामिल हैं, ताकि लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, लोकतंत्र मिल सके, क्योंकि अभी वापस से राजा का शासन आ गया ना। तो इसी राजा के शासन को हटाने के लिए यंग इटाली बना, यंग यूरोप बना। और यंग यूरोप में अलग अलग देश के जो भी युवा थे, जो क्रांतिकारी थे, जो अपने देश में बेसिकली क्या चाहते थे कि वहाँ पर वापस से सरकार का शासन हो, राजा का शासन हटा दिया जाए, वो इसमें जुड़े। और मैजीनी का मानना था कि राष्ट्र सिर्फ तब बनेगा जब लोग खुद उठकर लड़ेंगे। नॉर्मल सी बात है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। और सोचिए कि अगर आपको एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाना है तो आपको लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। और उसकी बातें राजा महाराजा को खतरनाक लगती थी, क्योंकि भाई इसको नॉर्मल सी बात है, वो ऐसा कह रहा है तो वो किन के खिलाफ है, राजा महाराजा के खिलाफ ही कह रहा है ना। तो ऐसा देखा जाने लगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब बात करते हैं उन सालों की जब पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई थी। और 1830 से 1848 तक का ये जो समय था, इस समय बहुत बड़े स्तर पर जो रेवोल्यूशन थे वो चले, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-1848। 1830 में क्या हुआ कि फ्रांस में बर्बन राजा को हटा दिया गया और लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया। अब यहाँ पर क्या था, बर्बन राजा जो था बेसिकली वो पहले से राजा हुआ करता था, यानी कि पहले के जैसे राजा हुआ करते। और ठीक इसको हटाने के बाद जो लुई फिलिप थे उनको राजा बनाया गया, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक राजा बनाया गया, यानी कि संविधान भी होगा और राजा भी होगा। और इस क्रांति की चिंगारी पहुंची भाई ब्रसेल्स में, जो कि फ्रांस के ठीक ऊपर एक देश पड़ता है ब्रसेल्स, और इसी के बगल में ब्रसेल्स और बेल्जियम, और इसी के बगल में एक और देश पड़ता है, कौन सा वाला, ये पड़ता है आपका नीदरलैंड। और यहाँ पर इन्हीं ने क्या किया कि जैसा कि इन्होंने देखा कि फ्रांस में ऐसा हुआ है कि भाई संवैधानिक राजतंत्र आया है, यानी कि राजा भी हैं और संविधान भी है, तो इन लोगों ने भी इसी को देख करके इस यहाँ पर क्रांति करी और इनको भी आज़ादी मिल गई। 1821 में क्या हुआ कि ग्रीस ने भी आज़ादी की लड़ाई शुरू की। और इस दौर में आप ये समझिए कि आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी और पोइट्री ने लोगों को एक तरीके से देशभक्ति से जोड़ दिया, और इसी आंदोलन को कहा जाता है रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है कि रोमांटिसिज्म का मतलब ये कि अपने देश के प्रति बेसिकली देशभक्ति की भावना को बढ़ाना ही रोमांटिसिज्म कहलाता है। तो यह जो आपका है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो भावनाओं और राष्ट्र प्रेम पर जोर देता था। भाषा भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में मददगार साबित हुई। और बाद में आप ये समझिए जैसे कि भाषा तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, भाषा की वजह से ही आपका पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो सोचिए अलग हो, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग थे वो बंगाली भाषा बोलते थे, और जो अभी का पाकिस्तान है वहाँ पर उर्दू बोली जाती है। तो वो कहते थे कि भाई बांग्लादेशियों तुम भी उर्दू बोलो, और इसको लेकर के वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर एक तरीके से आंदोलन हुए, और इसी की वजह से वो भी अपना अलग हो गए। तो आप एक बात समझ चुके होंगे कि भाई जो ये भाषा होती है वो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे ही एक एग्जांपल है कि रसिया ने ज़बरदस्ती अपनी भाषा थोपी, जो कि उनकी भाषा रशियन थी, और इससे नाराज़ होकर के जो पोलैंड था उसमें विद्रोह हुआ, और बाद में लेकिन वो अलग तो नहीं हो पाया, उसे कुचल दिया गया। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ये समझिए कि एक भाषा की वजह से पोलैंड में क्या हुआ था भाई, उसको अलग होना था। हालांकि अभी जो पोलैंड है वो अपना एक अलग देश बन चुका है, और ये यहीं इसी वजह से देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब बात करते हैं 1830 के दशक में आई आर्थिक परेशानियों की, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस की। उस समय यूरोप की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन नौकरियां और संसाधन उतने नहीं बढ़े। मतलब कि जनसंख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी जो थी वो काफ़ी बढ़िया हो गई थी, और दवाइयाँ वगैरह आ गई थी। तो नॉर्मल सी बात है, जो लोग हैं वो पैदा होंगे तो जल्दी मरेंगे नहीं, पहले ऐसा नहीं था, तो लोग जल्दी मरते थे। तो यूरोप की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, लेकिन तेज़ी से बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थी या फिर जो रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे, यानी कि जिस
जनसंख्या के हिसाब से नहीं थे। और इसी बीच में जब फसल खराब होती या खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते तो शहरों में और गाँवों में भूखमरी और गरीबी फैल जाती, क्योंकि भाई रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। और इसकी वजह से जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो 1848 में पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए और भूखमरी, बेरोजगारी और अधिकारों की मांग के साथ उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन किया। और उस समय बहुत से हुनरमंद जो श्रमिक थे, हुनरमंद का मतलब स्किल्ड जो क्राफ्टमैन थे, वो भी बेरोजगार हो चुके थे, क्योंकि भाई बिल्कुल भी यहाँ पर रोजगार नहीं था, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी कि सबको काम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और यही कारण था कि राष्ट्रीय एकता और समान अधिकार की मांग अब और जोर पकड़ने लग गई। तो यही था आपका 1830 के दशक में हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। तो 1848 में यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब बेसिकली मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास, उन्होंने ही क्रांति शुरू करी थी। और इस वर्ग में थे भाई शिक्षित लोग, वकील, व्यापारी और बुद्धिजीवी, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, जो कि क्या चाहते थे, जो कि 3 चीज़ें चाहते थे। पहला तो यही चाहते थे कि एक राष्ट्र ऐसा हो जहाँ पर संविधान हो और जहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, और साथ में वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले। और इसी क्रांति में जर्मनी के जो अलग अलग राज्य से राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने वो लोग कहाँ होते हैं, जर्मनी में एक जगह थी फ्रैंकफर्ट, तो वहाँ पर वो सभी इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पर इकट्ठा होकर के ही अपनी एक बेसिकली नेशनल असेंबली के लिए वो लोग चुनाव करते हैं कि भाई हमारी एक नेशनल असेंबली होगी और यही एक तरीके से देश को चलाएगी। मतलब उन लोगों ने बेसिकली ऐसा करा, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे। और 18 मई 1848 में क्या हुआ कि कुल 1831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, लोगों ने ही चुना, मतलब उसी नेशनल असेंबली ने ही चूज करा। और उन्होंने क्या किया, चर्च ऑफ सेंट पॉल में मिलकर संसद की शुरुआत करी। तो ये जो मिडिल क्लास लोग था, आप इनकी पावर समझिए भाई, कि इन्होंने खुद से ही क्या किया, एक राजनीतिक संगठन, बेसिकली फ्रैंकफर्ट जो एक जगह है, वहाँ पर वो आते हैं और वो लोग अपनी एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगहों के जो लोग हैं उनको चुनते हैं, और फाइनली एक संसद की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इस आंदोलन के नतीजे पर बात करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में करेंगे। अब देखिए, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी कि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जर्मनी जो आपका है, जर्मनी की ही कहानी बता रहा था मैं आपको अभी, कि जर्मनी को एक संवैधानिक राजा के साथ राष्ट्र बनाना है। तो जैसा मैंने फ्रांस में आपको बताया कि वहां पर भी जो राजा का शासन था वो कैसा आया भाई, कि वो संवैधानिक यानी कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। तो वैसा ही जो चाहिए था वो कहाँ पे चाहिए था भाई, जर्मनी में चाहिए था। और एक संविधान भी यहाँ पर तैयार हुआ, जिसमें राजा की शक्ति संसद के अधीन होनी थी, मतलब राजा सुप्रीम में तो रहेगा, लेकिन वो भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर ही रहेगा। लेकिन जब यह ताज प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम IV को दिया गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया, और उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुना गया ताज वो नहीं पहनेगा। नॉर्मल सी बात है, राजा के ईगो को यहाँ ठेस पहुंची कि भाई जनता क्यों चुन करके दे रही है, बेसिकली वो तो राजा है, राजा तो अलग से पावर में बेसिकली आते हैं और वो अपने मन से एक तरीके से राजा बनते हैं। तो यही वाली बात थी। और इसके बाद यहाँ पर इसी वाले आंदोलन में महिलाएं भी बहुत बड़े रूप में शामिल होती हैं, वो भी अपना राजनीतिक संगठन बनाती हैं, और इसमें बहुत सारे अखबार निकलते हैं, जुलूसों में वो लोग हिस्सा लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये जो कहानी बता रहा हूँ कहाँ की भाई, जर्मनी की। तो 1848 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि मध्य में और पूर्वी यूरोप में राजशाही फिर से मजबूत हो गई, और लेकिन एक फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा क्या हुआ भाई, कि जो गुलामी थी और जो बंधुआ मजदूरी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो यही था भाई आपका जर्मनी का थोड़ा सा कहानी, कि जर्मनी में बेसिकली कैसे संवैधानिक राजतंत्र आता है बट राजा हटा देता है। बट फिर भी यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ कि जो लोग थे वो जागरूक हुए, और ऐसा माना जाने लग गया कि यहाँ पर अब एक तरीके से अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक है, तो अगली जो हमारी स्लाइड है उसमें हम क्या देखेंगे भाई, कि जर्मनी और जो इटली है वो आखिर एक देश कैसे बने। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी, कि आखिर जर्मनी जो आपका है वो बना कैसे। तो 1848 के बाद राष्ट्रीय एकता का विचार आया, और प्रशिया ने अपने हाथ में ले लिया भाई कि हाँ भाई कैसे भी करके हमें अपना एक अलग राष्ट्र बनाना है। और इस एकीकरण का मुख्य जो चेहरा थे बेसिकली वो थे ऑटो वन बिस्मार्क थे। यानी कि आप ये समझिए कि जर्मनी को बनाने का सबसे मेन आर्किटेक्ट अगर आप किसी को कहेंगे तो आप किसको कहें भाई, ऑटो वन बिस्मार्क को कहेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे भाई वो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, और उसने क्या किया कि प्रशिया आर्मी और जो ब्यूरोक्रेसी की मदद से
3 युद्ध लड़े और बाकी जर्मन राज्यों को छोड़कर एक राष्ट्र बना दिया। मतलब जर्मन राज्य बहुत बड़ा था तो कुछ कुछ हिस्सों को जोड़ जोड़ करके उसने क्या किया कि एक अलग देश बना दिया जिसका नाम था जर्मनी, बेसिकली जर्मन राज्य। और जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। जर्मन साम्राज्य की घोषणा एक सभा में की गई और इसके बाद जर्मनी में कई सुधार हुए। एक नई करेंसी आई, बैंकिंग सिस्टम आया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम आया और बेसिकली आप ये समझिए कि एक नए तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। और इस तरीके से हमारा कौन सा देश बन गया भाई, आपका जर्मनी देश बन गया। ठीक है, जिसमें मेन अगर आप आर्किटेक्ट देखें तो वो कौन थे भाई, ऑटो वन बिस्मार्क थे, जिन्होंने 3 युद्ध लड़े अलग अलग जगहों को लेकर के और तीनों युद्ध ये जीते। ठीक है, 3 युद्ध का मतलब आप ये समझिए कि 3 अलग अलग जगहों को छुड़ाने के लिए इन्होंने ये युद्ध लड़ा और फाइनली जर्मनी का एक अलग एम्पायर बना जो कि इसको हम बोलते हैं राजा विलियम फर्स्ट। ठीक है, और इस तरीके से जर्मन साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे इटली की। ओके, देखिए तो इटली का जो एकीकरण था वो भी जर्मनी की तरह ही काफ़ी दिलचस्प भरा है, तो इसको भी सुन लेते हैं भाई। तो 19th सदी का जो मिड था, बेसिकली 1900 के मिड में क्या हुआ, जो इटली था आपका वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। ये इटली जो आपका 7 राज्यों में बटा हुआ था और ये बटा कब था, जो वो आए थे कंजर्वेटिव्स, उन्होंने ही इसको बांटा था। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ एक ही राजा था जिसको कहते थे सरडानिया पिडमोंट। और यहाँ पर एक जो ये जो हिस्सा था आपका वो एक इतालवी शासक परिवार के अधीन था, यानी कि एक ऐसा रूलर फैमिली जो इटालवी थी और वो उसके अंडर में कौन सा हिस्सा था भाई, सरडानिया पिडमोंट था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भाई सोचा कि हम इटली के जो 7 अलग अलग राज्य हैं इन सभी को मिला करके एक अलग देश की स्थापना करेंगे जिसका नाम क्या होगा भाई, इटली होगा। तो जिसेपे मैज़ीनी, जिन्होंने 1830 के दशक में यंग इटाली नाम की गुप्त संस्था बनाई थी भाई, और इनकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग जगहों पर ये गए, लोगों को जागरूक किया क्रांति वगैरह करने के लिए, ताकि भाई उन क्षेत्रों को आज़ाद किया जाए और इटाली में मिलाया जाए। ठीक है, और इसी के साथ में एक और थे काउंट कैमिलो दी कावुर, जो सरडानिया पिडमोंट के मुख्यमंत्री थे। ठीक है भाई, और उन्होंने ही अपनी राजनीति और डिप्लोमेसी की सहायता से क्या किया, इटली को एक करने की शुरुआत करी। 1859 में क्या हुआ, सरडानिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हराया और उससे कुछ हिस्सा लिया। इसके बाद जो गैरीबाल्डी थे, गैरीबाल्डी भी एक क्रांतिकारी हैं, जैसे कि जुसेपे मैज़ीनी है वैसे ही गैरीबाल्डी जो थे वो भी क्रांतिकारी थे। इन्होंने दक्षिणी इटली यानी कि साउथ इटाली और जो 2 सिसिली जो आप क्षेत्र देखते हैं, अगर आप इटाली का मैप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, उन सभी क्षेत्रों को मिला करके इटाली में जोड़ दिया। और फाइनली 1861 में क्या हुआ कि विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो आपका इटली है उसका राजा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो राजा आपके हैं बेसिकली वो इटली के राजा हैं। यहाँ पर इटली में भी आप ये समझिए कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से आ गया। तो इस तरीके से 2 अलग अलग हमने देश बना दिए, एक बनाया भाई हमने जर्मनी और एक बनाया भाई हमने इटली। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग द नेशन। अब लास्ट ही टॉपिक बचे हैं 2, तो वो भी देख लेते हैं। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या है भाई कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, यानी कि सेंचुरी में क्या हुआ कि जो भी कलाकार वगैरह थे उन्होंने राष्ट्रों को, बेसिकली जो भी देश वगैरह हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पर भारत देश को कैसे दर्शाया जाता है, भारत माता के रूप में, है ना। तो वैसे ही वहाँ के कलाकारों ने 18th और 19th सेंचुरी में क्या किया, राष्ट्रों को महिला रूप में दिखाना शुरू किया। और इन महिलाओं का असली अस्तित्व कोई नहीं था, मतलब वो रियल में कोई नहीं, जैसे कि भारत माता जो है वो रियल में कोई लेडी नहीं है, वो एक ऐसी आर्ट है। तो इन महिलाओं का असली अस्तित्व नहीं था, बल्कि ये प्रतीक थी बेसिकली किसकी, अभी स्वतंत्रता की, न्याय की और एक तरीके से रिपब्लिक यानी कि गणराज्य की। और फ्रांसीसी क्रांति के समय लिबर्टी को एक महिला के रूप में दिखाया गया था। अगर आपने अभी फ्रांस वाले में देखा था तो वहाँ पर भी एक महिला थी, जिसमें मैंने आपको फोटो साइड में दिखाई थी। तो लिबर्टी को एक महिला के रूप में दिखाया गया, जिसके हाथ में टूटे हुए बेड़ियाँ और फिर लाल टोपी होती थी। और इसी के साथ में जस्टिस को भी दिखाया गया, आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू के साथ। और अलग अलग देशों ने अपनी अपने राष्ट्र महिलाओं की खास पहचान बनाई है, जैसे कि मैंने भी आपको किसका बताया भाई, इंडिया का बताया। ठीक है, ऐसे ही जर्मनी की थी भाई जर्मीनिया और फ्रांस की थी मरियन। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग देशों ने क्या किया भाई, न्याय के रूप में बेसिकली महिला रूप को दिखाना शुरू किया। और ये जो महिलाएं थी इनका कोई असली अस्तित्व नहीं था। और बेसिकली इसके समय में यही दिखाने की कोशिश करी गई थी भाई कि ये जो लोग हैं जस्टिस दिखा रहे हैं, डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं और बेसिकली देश को एकजुट करने के लिए सब फोटो बनाई गई थी, ताकि लोगों में देश के प्रति भावना हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना भारत माता की जय। तो उसी तरीके से इन देशों में भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी अपने अपने हिसाब से। तो वैसे ही जर्मनी की थी भाई जर्मीनिया और फ्रांस की थी मैरियाने। ओके,
चलिए अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में क्या हुआ भाई कि जो राष्ट्रवाद था उसने बहुत ही बड़े रूप में, आक्रामक रूप में एक तरीके से अपना रूप धारण कर लिया। और इसी बीच में क्या होता है कि भाई यूरोप में एक और हिस्सा हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं बाल्कन रीजन, ठीक है। और ये जो बाल्कन रीजन है ना, पहले ये भी, इसमें बहुत सारे हिस्से शामिल हुआ करते थे, रोमानिया, ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया, मोन्टेग्रो, ये सब जो भी आप देख रहे हैं। तो ये जो इलाके थे वो पहले वो ऑटोमन एम्पायर के अधीन थे। तो पहले एक एम्पायर हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ऑटोमन एम्पायर में ही ये सब हिस्से थे। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग नस्लों और जातियों में ये नेशनलिज्म की भावना आने लगी, इस तरीके से आप ये समझिए कि इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े रूप में टकराव बढ़ गया। और इसी के साथ क्या हुआ कि जो भी यूरोपीय ताकत थी, सैन्य शक्ति, औपनिवेशिक होड़, इन सब चीज़ों की, यानी कि भाई अब अपनी मिलिट्री बनाएंगे, अब अपना जो भी यूरोप है वो इन सब कॉलोनी को एक तरीके से अपने में मिलाएगा, ये सब तेज हो गई कि भाई इन सब हिस्सों को हम जीतेंगे। और इसी की वजह से क्या होता है भाई कि सभी लोग जो हैं एक दूसरे को जीतने के चक्कर में, किसी को गुलाम बनाने के चक्कर में, कुछ लोग तो अलग ही होना चाहते हैं। इसी चक्कर में यहाँ पर एक आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, जो कि जर्मनी, पोलैंड, ये सब जो देश थे, ये लोग क्या चाहते थे कि भाई हम अपनी अपनी कॉलोनी बनाएं, अपने क्षेत्र का विस्तार करें। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ भाई, प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध बहुत बड़ी घटना है। खैर, तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिला और पूरी दुनिया को युद्ध में की आग में ये झोंक देता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप किसी को गुलाम बनाने जाएंगे तो वो चुप क्यों ही बैठेगा। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि राष्ट्र राज्य का जो विचार था वो पूरी दुनिया में एक सामान्य और स्वाभाविक विचार बन गया कि भाई अब जो है सभी के सभी जो होंगे वो एक नेशन स्टेट्स होंगे, सबके यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, सब अपने 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 हिसाब से देश को चलाएंगे। तो यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। फाइनली ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी हिस्से में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। और साथ में ही अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर से जुड़े हुए तो आप मेरी वेबसाइट amreshacademy.in पे जाइए और वहाँ पर आपको इस चैप्टर के पूरे डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।